उसके विषय पर जब उन्होंने भेंट करी, मैंने उनसे प्रमाण मांगे जी वो प्रमाण मुझे देंगे, मैंने अध्ययन करे। जी एक ही परिवार के 7 लोग, बिल्कुल एक ही परिवार के 4 लोग, बिल्कुल और अगर MA MCOM LLB विद्यार्थियों ने इसके अंदर आवेदन दिए थे। आवेदन दिए तो 8वीं पास का क्वेरी है। बिल्कुल और इंक्वायरी के अंदर जो हालात दिख रहे हैं, जी दाल काली नहीं है जी। आम लोगों से पैसे दिए, बिल्कुल किताब के पन्ने समाप्त होने का प्रयास नहीं करे। इंक्वायरी इनके तक जाती है, इंक्वायरी आगे चली जाती है, वहां तक जाती है, उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, इंक्वायरी और आगे चली जाती है, और वो जाकर के जिस स्थान पर रुकने का प्रयास कर रही है, बड़ा भयानक स्थिति आने वाली है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, माननीय LG और खास करके चीफ सेक्रेटरी महोदय और वो जो व्यक्ति अभी इंक्वायरी का इंचार्ज बनाए गए हैं, बड़े हॉनेस्ट आदमी श्रीमान गोयल जी, बिल्कुल धनी हैं वो हॉनेस्टी के। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, थोड़े दिनों के अंदर आपको एक अच्छा समाचार, क्या बात है। और पीछे इसका बड़ा स्विच बोर्ड कहाँ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। बात करें जम्मू की, तो जब दविंदर सिंह राणा जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता थे, जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा तो उन्होंने कहा जम्मू मैं जम्मू के साथ हूँ, जम्मू के लोगों के साथ हूँ। वही अगर बात करें कल की, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंटरनेशनल लेबर्स डे के ऊपर उन्होंने कहा कि कहाँ है वो जम्मू के नेता। कहीं ना कहीं तंज किसकी तरफ था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि G20 जो कश्मीर में ही क्यों, जम्मू में क्यों नहीं होने जा रहा। इसी सारे विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी। बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं और बड़ी बेबाकी से प्रशासन और सरकार तक जनता के मुद्दे भी रखते हैं। चलिए जानते हैं इनसे। सर नमस्कार आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज जम्मू कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ पे, आज कह रहे हैं कश्मीर में क्यों G20 होने जा रहा है, जम्मू में क्यों नहीं। आज जम्मू की याद आ रही है, कहीं ना कहीं लोग भी, विपक्षी दल यानी सत्ता पक्ष भी लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घेरे हैं। आज जम्मू की याद काफ़ी उन्हें आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का श्रीनगर के अंदर कोई स्टैंड ही नहीं रहा, तो बच गया जम्मू। जी सबको जम्मू आ रहा है, लेकिन जम्मू के लोगों को उनका अधिकार कब देंगे, वो नहीं आ रहा। जी छमू वो किसको कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये तंज किसकी वो तरफ जम्मू वालों को कह रहे हैं कि छमू जी क्या जम्मू डोगरा अब कश्मीरी हो गया। मैं शब्दावली को लेकर के कहने का प्रयास कर रहा हूं। जी जम्मू को जम्मू कहने में भी अब आपत्ति आ रही है क्या जम्मू बोलने के लिए जी हमको शब्दों का सहारा लेने का प्रयास करना होगा। और जम्मू जैसे शब्द का अपमान, महाराजा हरि सिंह जी के शब्द जम्मू है दे डोगरे, अब जम्मू कहने में भी आपत्ति हो रही है। किसको हो रही है मुझे उसके विषय के अंदर नहीं जाना, लेकिन जम्मू का नाम अच्छे ढंग से पुकारने का प्रयास हो, ये उन तमाम लोगों से कहने की बात करना चाहता हूँ। जी अब जम्मू शब्द कहने में भी अगर आपत्ति हो रही है, तो फिर जम्मू क्या है, और जम्मू के शब्दावली को अपमानित करने का प्रयास किसी ने भी करा है, कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर कोई बोलेगा तो उसका मुआवजा उसको पे करने का प्रयास करना होगा। G20 की बात की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, बड़ी हमदर्दी दिखाई उन्होंने इस बार। उन्होंने कश्मीर को नहीं, उन्होंने कहा कि कश्मीर जो एक समय था जो सिर्फ कश्मीर की बात करते थे, जम्मू तो किसी उनके खाते में आता ही नहीं था। जम्मू का नाम लेकर भी राज वही कह रहे हैं कि G20 कश्मीर में क्यों, जम्मू में क्यों ना की जाए। तो इस पे क्या लगता है आपको, इस तरह की बयानबाजी देने से क्या लगता है, जम्मू में भी अपना वर्चस्व बनाने का या जनता के ऊपर अपना विश्वास जताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर, मतलब प्रश्न क्या है, एक तरफ वो कहते हैं जम्मू कश्मीर इकट्ठा है, लद्दाख भी बीच में लेना है, जी पर अब ये प्रश्न पैदा करने का प्रयास
कि जम्मू और कश्मीर ये क्या है। फिर वो जो प्रश्न कि हमको स्टेटहुड चाहिए, जी उसी को काटने का प्रयास हो रहा है ना ये। जी फिर जम्मू मतलब जम्मू में होना चाहिए, इसका मतलब जम्मू अलग होना चाहिए। बिल्कुल क्या मैं ये दृष्टिकोण मान करके चलने का प्रयास करूं? जी कोई चीज़ जम्मू के अंदर होगी, इसका मतलब जम्मू को उनका अधिकार देने का प्रयास आज भी कुछ लोग करने का प्रयास करना चाहते हैं, जी चाहे वो उधर वाले हैं चाहे इधर वाले हैं। जी मतलब क्या कहने का प्रयास कि G20 जम्मू के अंदर होना चाहिए, बस जम्मू को उसका अधिकार दिया जाना चाहिए, जम्मू को स्टेटहुड मिलनी चाहिए, जम्मू को अलग मिलना चाहिए। क्या ये कहने का प्रयास हो रहा है? जी अब वो जो लोग इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, जी मैं उस व्यवस्था के अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द ज़रूर कहना चाहता हूँ। जी क्या वो समझते हैं जो डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड, हमको स्टेट वापस मिलनी चाहिए, जी तो फिर जम्मू क्यों, बिल्कुल कश्मीर क्यों, लद्दाख क्यों? जी फिर क्या अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने का प्रयास नहीं हो रहा? जी लेकिन एक प्रश्न मैं ज़रूर करना चाहता हूँ जी कि आज किसी ने तो दम रखा वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर G20 करने का, किसी के भी कार्यकाल के अंदर। मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास नहीं करूंगा, जी लेकिन एक शब्द ज़रूर कहना चाहता हूँ। कितने कार्यकाल रहे, कांग्रेस का समय रहा, गुलाम नबी आज़ाद साहब का रहा, इनका रहा, महबूबा मुफ्ती जी का रहा, G20 क्यों नहीं आया? बिल्कुल और आज अगर G20 आ रहा है जी इन हालात के अंदर भी, तो इसका मतलब वहाँ का वातावरण जी इस काबिल बनाने का प्रयास किया गया दिल्ली के माध्यम से, और ख़ास करके जो यहाँ पर इस समय जी व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऐसा वातावरण दिया गया, ऐसी व्यवस्था की पालना की गई कि बाहर के कंट्रीज़ के लोगों को बुला करके G20 करने का निर्णय जो हुआ है, जी मैं जम्मू कश्मीर का एक सिपाही होने के नाते मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसको बांटने का प्रयास क्यों हो रहा है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर, जी ये बताओ कि आपके कार्यकाल के अंदर G20 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैसे हालात आपने पैदा नहीं करने दिए। आपके कार्यकाल के अंदर क्यों हुआ? क्योंकि आपने पत्थरबाज पैदा करे। आपके कार्यकाल के अंदर क्यों हुआ? क्योंकि आपने ऐसे ऐसे लोगों का निर्माण करा जो देशद्रोही थे। आज देशद्रोही व्यक्ति जिनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, पहली बार हुआ ना? जी पहले कभी हुआ? पहले जिंदगी के अंदर कभी हुआ कि आप लोगों ने लगभग जी 75 लोग जो हैं, 75 लोग एम्प्लॉई जी जिनकी सोच पाकिस्तान के साथ थी, उनको उखाड़ करके बाहर फेंकने का प्रयास किया। वैसे कदमों की पालना करने पर, वैसे हालातों को बनाने पर, जी वैसे कार्रवाई करने पर जी आज हालात पैदा हो गए कि G20 करने का साहस कर रहे हैं और G20 करके दिखाएंगे। जी और अगर उसमें पाकिस्तान बेड़ंगा करने का प्रयास करेगा, और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अरे याद रखो बालाकोट उससे पहले ना हो जाए और तुम्हारे घर नहीं खाने को दाने दे अम्मा चली बुढ़ाने, ये भी कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन ये शब्द बड़े मुझे कुछ लोगों के मुखारबिंद से जी जम्मू शब्द बोलने की अगर उनको व्यवस्था नहीं है, जी तो उनको इस शब्द के ऊपर कहीं सारा जम्मू खड़ा होकर के उनका विरोध ना कर जाए, चाहे कोई भी है। बड़े लोगों ने प्रयोग करने का प्रयास करा, मैं उन सबको कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, महाराजा हरि सिंह जी का जम्मू, जम्मू जाम्बू लोचन का जम्मू। बिल्कुल और अगर तुमको जम्मू शब्द से ही नफरत है, वो शब्द का उच्चारण करने का प्रयास नहीं कर सकते हो, फिर जम्मू के विषय के अंदर बात करने का तुमको साहस नहीं होना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो बड़े ही चर्चाओं में है, बजरंग दल की बात करें, कर्नाटका में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐलान किया गया अगर उनकी सरकार आती है तो कांग्रेस बजरंग दल को बैन किया जाए। उसी के चलते छत्तीसगढ़ में भी ये कहा गया है कि बजरंग दल यानी सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा है कि ये कहेंगे कि इन्हें बजरंग दल को बैन किया जाएगा। किस तरह से इन बयानों को आप लेते हैं सर? आखिर क्या कारण है बजरंग दल को बैन करने का, और ये घोषणा पत्र का भी पे ऐलान कर दिया गया है? कांग्रेस ने, मैं जिन लोगों ने इस तरह के शब्दों का उच्चारण करा है, बजरंगी, बजरंग, कहाँ से ये शब्द आता है? हनुमान जी से। हनुमान, बिल्कुल। हनुमान जी कौन थे? रक्षक,
जिन्होंने अपने आप को एक भक्त के रूप के अंदर माई सीता और राम जी को अपना समर्पण कर दिया। बिल्कुल उनके शब्द से ये कोई संस्था नहीं है, जी। मैं नहीं मानता इसको संस्था। तो क्या मानते हैं सर फिर? एक विचार, फिर क्यों बैन एक विचार। तो बैन क्यों करना? अगर आप संस्था नहीं मानते तो क्यों बैन करने की बात कहाँ से आ गई सर? कुछ लोगों का दिमाग इतना खराब है कि देशद्रोही कार्य, देशद्रोहिता, प्रमाणित पीएफआई, उसको कंपेयर करने का प्रयास हनुमान जी से होगा। अब जी मतलब मुझे कुछ लोगों के विषय के अंदर अब मैं क्या शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करूं कि राजनीति के अंदर बैठ करके हनुमान जी ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप इस तरह के शब्दों को उच्चारण करने को प्रांत माननीय मोदी जी के लिए बिल्कुल खुला वातावरण देने की बात कर रहे हैं। और वो खुला वातावरण कर्नाटक के अंदर इस तरह के शब्दावली को उच्चारण करके और फिर कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल अशोक गुप्ता जी से। ये वो व्यक्ति हैं, जब भी हमने इनके सामने कोई मुद्दा रखा, इन्होंने बड़ी ही गहराई के तक जाकर उस मुद्दे को समझा और यहाँ के प्रशासन खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक रखा। सबसे बड़ा अभी आज तक का कोई मुद्दा अगर है, कोई स्कैम है, तो वो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम है। और उसी के चलते जब हमने अशोक गुप्ता जी से बात की, ई एस्पिरेंट से मिले, क्योंकि एलजी महोदय के ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले शख्स हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे घोटालाकारियों को का पर्दाफाश किया है, शायद सरकारें कोई भी रही होंगी, किसी ने आज तक हिम्मत भी नहीं की होगी। और वहीं पर अगर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जब एलजी मनोज सिन्हा का घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा तो उन बच्चों के चेहरों पर आंखों में उम्मीद जगी कि एलजी मनोज सिन्हा ही इन घोटालाकारियों को भी सामने लाकर खड़ा करेंगे। हमने इनसे बात की, अब इनकी बात किस तरह से आ गई, कितनी जल्दी उन घोटालाकारियों पर भी शिकंजा कसा। क्योंकि जब भी हम इस तरह की वीडियो करते हैं, जो लोग ये कहेंगे कि गलत तरीके से जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है वो आ जाते हैं इस वीडियो में और धमकियां देते हैं। जिनके संडे को ज्वाइनिंग हुई है, जिन्होंने हाउस बोर्ड में देकर पेपर दिए हैं, जो 8वीं या 10वीं पास होंगे और हाईली क्वालिफाइड को कंपीट कर यानी वो लोगों को नौकरियां दी गई, एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर हम जानेंगे अशोक गुप्ता जी से, वो एस्पिरेंट्स मिले थे, क्या कार्रवाई हुई है, क्या आश्वासन दिया अशोक गुप्ता जी, क्या आपने एलजी महोदय तक इनकी बात रखी अशोक गुप्ता जी? जी उसके विषय पर जब उन्होंने भेंट करी, मैंने उनसे प्रमाण मांगे जी। वो प्रमाण मुझे देंगे, मैंने अध्ययन करे। जी एक ही परिवार के 7 लोग, बिल्कुल, एक ही परिवार के 4 लोग, बिल्कुल। और अगर एमए, एमकॉम, एलएलबी विद्यार्थियों ने इसके अंदर आवेदन दिए तो 8वीं पास कैसे लग गया? जी बड़ा स्पष्ट है। ये जो एलजी है, इनके पहले की कार्रवाई है। और समय जो लग रहा है, 1 महीने का समय माननीय एलजी ने जी जो गृह सचिव हैं उनको दिया। जी लेकिन मैं कुछ बातें शायद आप तक रखने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो इंक्वायरी है और इंक्वायरी के अंदर जो हालात दिख रहे हैं, दाल काली नहीं है जी, तो क्या है? सब कुछ काला है। सब कुछ काला है, यानी पूरी दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली। सर मैं कह रहा हूँ जी, सब कुछ काला है। तो जो बच्चे बेचारे चीख रहे आम लोगों से पैसे लिए गए, और जम्मू कश्मीर, कौन जम्मू, कौन लद्दाख, और बनाम रुपया, और इसके अंदर रुपये को लेकर के महत्व देने का प्रयास हुआ है। और जिस तरह से परतें धरातल को खोलने का प्रयास कर रही हैं, और जिस तरह से परतें खोल रही हैं, क्योंकि इंक्वायरी है, मैं इसके विषय के अंदर कुछ कहने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको उदाहरण के तौर पर भी ये कहता हूँ, वो इतनी ज़्यादा परतें हैं कि वो किताब के पन्ने समाप्त होने का प्रयास नहीं करे। इंक्वायरी इनके तक जाती है, इंक्वायरी आगे चली जाती है, वहाँ तक जाती है, उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, इंक्वायरी और आगे चली जाती है, और वो जाकर के जिस स्थान पर रुकने का प्रयास कर रही है, बड़ा भयानक स्थिति आने वाली है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, माननीय एलजी और खास करके चीफ सेक्रेटरी महोदय और वो जो व्यक्ति अभी इंक्वायरी का इंचार्ज बनाए गए हैं, बड़े हॉनेस्ट आदमी, श्रीमान गोयल जी,
धनी हैं वो हॉनेस्टी के, और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, थोड़े दिनों के अंदर आपको एक अच्छा समाचार, क्या बात है, और पीछे इसका बड़ा स्विच बोर्ड कहाँ है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बिल्कुल सर, वही इसी पर आने वाले हैं वो सर। पकड़ने वाले हैं। जी धन्यवाद अशोक जी। आप अभी जो वीडियो हमारा चलेगा ना, देखना कई लोग जो इस घोटाला में शामिल लेकिन होंगे ना, मैं उन लोगों से जो फायर And एस्पिरेंट emergency, हैं, जी, जी। इमरजेंसी के विषय के अंदर जो फायर एंड इमरजेंसी शब्द ही ऐसा है, आग लगने के उपरांत बिल्कुल। वो अपनी जान भी जोखिम में जोखिम में डाल डालकर करके बिल्कुल, लोगों को बचाने वाले जिन लोगों ने उसके अंदर अपने आप को पार्टिसिपेंट बनाया है, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो अंदर वाली करंट शब्द जिधर जा कर के रुक रही है, उसकी सीमा बड़ी आगे चली गई है, जी और वो सीमा तक हम पहुंच पाएँ। जिन लोगों ने रुपये लिए हैं, जी। वो रुपये नहीं लिए जी, बोरियां लिए, बोरियां नहीं, बिल्कुल सर, और बोरियों तक पहुंचेंगे, जी। उनको पकड़ करके अंदर करेंगे। क्या बात है। वो नाम कैसे होंगे, वो किस किस ओहदे पर बैठने वाले अधिकारी हैं या सियासतदान हैं, सियासतदान है, बिल्कुल वो सर। पर्दाफाश होगा, बिल्कुल। और वो अपने चैनल संयम के रखना माध्यम है से आप करेंगे। जी। उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ थोड़ा संयम सही रखें, रखे, जी बादल छटेगा सूरज आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बड़ी, बादल छटेगा सूरज आएगा। ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो बड़ा ही मुद्दा बना हुआ था, बच्चों में मायूसी थी, पर आज कहीं ना कहीं हमने उस मुद्दे को अशोक गुप्ता जी तक रखा, और अशोक गुप्ता जी ने उन बच्चों से, उन एस्पिरेंट से कहा थोड़ा संयम रखा। स्विच बोर्ड की तरफ समझ सकते हैं, स्विच बोर्ड कहाँ पे है, कहाँ से पैसे का लेन देन हुआ, कौन सा ब्यूरोक्रेट, कौन सा सियासी नेता इसके पीछे होगा। अशोक गुप्ता जी ने कहा सब बेनकाब होंगे, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो इनकी बात आप जानते ही हैं, जिस जिस मुद्दे को भी लेकर सामने आए हैं वो मुद्दा हल हुआ है, और जिस जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है वो बेनकाब भी हुआ है। उम्मीद करते हैं अशोक गुप्ता जी उन बच्चों की दर्द को समझेंगे, और समझा भी है। जल्द से जल्द एलजी मनोज सिन्हा जी इन चेहरों को बेनकाब करेंगे, कोई खुशखबरी उन जितने भी हमारे फायर इमरजेंसी सर्विस एक्सपीरियंस है उन तक पहुंचेगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।